जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का माहौल है और स्पेशली अगर मिडल ईस्ट की अगर बात करें, वो तो एक वॉर जोन बना हुआ है। दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। हर कंट्री में किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट नज़र आ रहा है इकोनॉमी पे, सिवाय कुछ कंट्रीज़ के, उनके बारे में यार फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है जो कि हम सब के लिए आई थिंक एक अफसोसनाक खबर है। वो ये कि अली लाड़ीजानी साहब, जो कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे ईरान में, वो शहीद हो चुके हैं। 2 दिन पहले इसराइल ने क्लेम किया था, ये यूएस भी क्लेम कर रहा था, लेकिन कल ये न्यूज़ कंफर्म कर दी ईरान मीडिया ने। और आई थिंक ये बहुत अफसोसनाक खबर है। वो इसलिए क्योंकि फ्रंट एंड पे काफ़ी टाइम से चीज़ें ये हैंडल कर रहे थे, और इस वक्त फ्रंट एंड पे फिर कौन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ईरान के लिए। क्योंकि मुश्तबा खामनेई साहब, वो भी इस वक्त आई थिंक फ्रंट एंड पे नहीं है। उनका भी सुनने में आ रहा है कि रूस में उनका इलाज चल रहा है। और ये जो इस वक्त जो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी चीज़ें जो मैनेज कर रहे थे, वो अली लाड़ीजानी साहब कर रहे थे। और खैर काफ़ी चीज़ें हैं इनके बारे में जो हम बात कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ही इज़ अ मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, और फिलोसफी में भी इन्होंने पीएचडी की। और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे, और एक फ्रंट एंड पे जो इनकी लीडरशिप थी वो नज़र आ रही थी। और पिछले कुछ दिनों से हम सुन भी रहे थे कि ट्रम्प साहब बार बार अनाउंस कर रहे थे कि जी जो भी लीडरशिप के किसी बंदे की या स्पेसिफिक इनकी अली लाड़ीजानी साहब की इंफॉर्मेशन देगा, उसको $10 मिलियन इनाम दिया जाएगा। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आयतुल्ला खामनेई साहब को जो शहीद किया गया था, वो तो ये चाहते थे, वहां पे हर बंदा ये चाहता है कि हम शहीद हों, और शहादत का मतलब इनको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये ऑनर की बात है किसी भी मुसलमान के लिए, और ये इनकी गलती थी। और वो हमें बाद में नजर आया कि किस तरह से यूएस इजराइल एक्सपोज हुआ दुनिया के सामने, वो हमें पिछले कुछ दिनों में नजर आ रहा है। ये जो बात होती थी कि सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे ताकतवर मुल्क मिलिट्री सिर्फ बेसिस पे, वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। और यहाँ पे इनकी जो बातें हैं कि जी $10 मिलियन का इनाम देंगे उसको जो कि इंफॉर्मेशन हमें देगा, ये किस तरह की चीजें हैं, ये कहाँ पे होता है, ये क्या माइंडसेट है ये बेसिकली। खैर लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आगे ईरान, मैं उम्मीद सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये स्मूथली चीज़ें, ये जो ट्रांजिशंस होती हैं लीडरशिप की, ये स्मूथली होती रही। जिस तरह आयतुल्ला अली खामनेई साहब के बाद मुश्तबा खामनेई साहब आ गए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी आ जाएंगे, फ्रंट एंड पे ठीक होके आ जाएंगे। इसी तरह मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि अली लाड़ीजानी साहब की रिप्लेसमेंट भी आ जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली एडवाइज़र भी थे आयतुल्ला अली खामनेई साहब के, और बहुत सी चीज़ें सिर्फ इनको पता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनकी फैमिली में अगर बात करें तो इनके बेटे की भी सुना डेथ हो चुकी है, तो कौन वो सीक्रेट जानता होगा जो इनको पता है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने कुछ बातें की थी, जिसमें इन्होंने एक बात की थी कि शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा हद तक ये पॉसिबल है कि यूएस जो है वो 9/11 जैसा हमला, एक फॉल्स फ्लैग खुद करे अपने ऊपर, और उसके कुछ रीजंस हैं जो कि बिल्कुल वैलिड रीजंस हैं। उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो एक सिचुएशन हुई थी उस वक्त जब 9/11 हुआ था। उसमें असल में जिसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसका तो नुकसान हुआ ही नहीं था, लैरी सिल्वरस्टीन का। क्योंकि उसने तो इंश्योरेंस करवाई हुई थी। अभी कुछ अर्सा पहले उसने एक और लीज फाइनलाइज की है, और वो जो इनका आई थिंक यूएस बैंक है, यूएस बैंक टावर है, और उस पर बातचीत हो रही है कि शायद इस पे हमला हो सकता है, और प्रोपेगेंडा शुरू कर दी है यूएस के मीडिया ने। और उन्होंने ये चीज़ पहले बता दी है कि हम ऐसा कुछ नहीं सोचते इस तरह से किसी भी कंट्री पे हमला करने का, कि जहाज़ भेज दिया जाए ऐसे जिस तरह 9/11 पे हुआ था। और उस वक्त सिल्वरस्टीन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी खरीदा नहीं था, लीज डील हुई थी उसकी, आई थिंक 2020 में उसने खरीदा था। अब फिर उसकी लीज डील हुई है यूएस बैंक टावर के साथ। और ये सारी चीज़ें
आपस में कनेक्टेड तो है बेसिकली, और ये पॉसिबल हो सकता है। ये फॉल्स फ्लैग जिस तरह से करता है इसराइल और यूएस, ताकत के लिए ही कुछ भी करते हैं। और दुनिया को उन्होंने खैर पहले बता दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ये खुद करेंगे। और लेकिन प्रोपेगेंडा यूएस मीडिया पे चल रहा है। और लेकिन मैं काफ़ी हद तक देख रहा हूँ कि यूएस मीडिया की तरफ से कुछ ऐसे इंडिविजुअल सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं जो कि बात कर रहे हैं इसके बारे में कि ट्रंप जो हरकतें कर रहा है, इसराइल जो हरकतें कर रहा है, वहाँ पे आई थिंक एक पॉलिटिशियन ने इस्तीफ़ा भी दी है। इम्पॉर्टेंट वो भी एक पर्सनैलिटी थे वो भी। सो खैर ये चीज़ें होने लग गई हैं और एक्सपोज हो रहा है यूएस दुनिया में बहुत गंदे तरीके से। इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। नेटो की अब ये बात कर रहे हैं कि अब नेटो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और बाद में उसका कहना यह था कि जब सबने इनकार कर दिया था कि यार ये तुमने बिल्कुल फजूल सी हरकत की है, हम इसमें नहीं घुसना चाहते, बाद में उसने कहा कि यार हमें नेटो की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ तुम्हें चेक कर रहे थे। ये ट्रंप का कहना था कि हम तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम हमें सपोर्ट करते हो कि नहीं। सो अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा था कि वो आइलैंड के क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो भी पहुंचे हुए हैं जी यूएस। सो आई थिंक बहुत सोच समझ के इसके साथ खड़े होना चाहिए किसी भी लीडर को दुनिया के। और खैर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो वो बता के चले गए हैं, ये 9/11 वाला जो सीन था कि इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग यूएस की तरफ से किया जा सकता है। खैर अभी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे दोबारा जा चुकी हैं। तीसरा हफ्ता आई थिंक चल रहा है, 18 दिन हो गए हैं, 17-18 दिन हो गए इस जंग को। और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो बहुत बुरी हैं बेसिकली। किसी के लिए भी वो चीज़ अच्छी नहीं है। और ये अगर आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि ये चलती रहती है ये चीज़, तो एट सम पॉइंट बहुत जल्दी दुनिया की इकोनॉमी क्लैप्स कर जाएगी। वो कैसे कर जाएगी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैप थोड़ा सा ऑन करूँ, आप अगर ये मिडिल ईस्ट की बात करें ना, ये अपना खाना नहीं उगाते, एग्रीकल्चर का काम इधर नहीं है। सो खाना सारा इधर एशिया से जाता है, यूरोप से आता है। लेकिन ऑयल गैस जो है वो यहाँ से पूरी दुनिया में जाती है। जब ये वाली ट्रेड नहीं होगी तो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जीडीपी जो उनका है वो नेगेटिव में जा चुका है। खैर ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपने स्पेसिफिक अगर मैं थोड़ा सा करूँ तो पाकिस्तान में पेट्रोल एकदम महंगा हो गया था। इंडिया में अगर बात करें तो एलपीजी गैस वहाँ पे महंगी हो गई थी जो सिलेंडर्स में हम लेते हैं। और ईरान में अब यहाँ पे आप ये देखेंगे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत समय, मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे समझदार लोग वो हैं, खामोशी से अपना काम करते हैं। और ये कहते थे कि ये सैंक्शंस लगा देंगे रशिया पे, आज उन्होंने खुद हटा दिए, जिसका दिल करता है लोग। और सैंक्शंस का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये धमकियाँ होती हैं, ये बेसिकली फजूल सी चीज़ें होती हैं कि अगर आप रशिया से कोई चीज़ लोगे तो हम आपसे कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह की धमकियाँ यूएस देता था। तो अब कुछ टाइम के लिए हटा दी है क्योंकि ताल्लुकात इनके ख़राब होते जा रहे हैं दुनिया के साथ। इसीलिए इंडिया भी शायद अब रशिया से गैस ले रहा है क्योंकि वहाँ से सस्ती मिलती है, लेकिन वो महंगी बेचेगा रशिया। और बेचनी भी चाहिए ताकि उनको ये रियलाइजेशन हो कि हमें अपने अलाइज ध्यान से चुनने हैं। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, आपके सामने भी आती होंगी सोशल मीडिया पे, बिल्कुल पड़ी हुई है वीडियो, जहाँ पे ये जो मिसाइल्स गिर रहे हैं, जिन जगहों पे ईरान में मिसाइल्स गिरे हैं, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, ये बहुत बुरी चीज़ है। और ये दुनिया इस चीज़ को देख नहीं रही शायद उस तरह से। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि काफ़ी हद तक जिस तरह से मैं सोच रहा था या दुनिया देख रही थी कि सपोर्ट ईरान को मिलेगी, उससे ज़्यादा मिल रही है बेसिकली। और वो जो एक रियलिटी चेक मिल रहा है दुनिया को, जो यूएस आई थिंक भोंकता रहता था, बोलता तो नहीं था, ये जिस तरह की बातें करते हैं ये भोंकते ही हैं इस तरह से कि हम ऐसे, वो एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ।
सो खैर ये सारी चीज़ें हैं और ये आई थिंक मैं इस वक्त कहता हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है और ये ख़त्म होनी चाहिए अब। लेकिन ये जो कल शहादत हो गई है उनकी, ये अब चीज़ें आगे बुरी होंगी इसका मतलब। और ये इसराइल अपना काम कर रहा है, यूएस एक तरफ चाह रहा है, वो अगर आप उनको देखेंगे वो जो हरकतें वो ट्रंप कर रहा होता है, वो इस वक्त चाह रहा है कि किसी तरह से ये जंग खत्म हो और मैं अपनी ना जीत डिक्लेयर करूं। वो ये करेगा, वो आपको क्या लगता है कि वो आके ये एक्सेप्ट करेगा कि हम हार गए हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। ये इस तरह के लोग ही नहीं है, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, माइंडसेट इनके घटिया हैं, सूद खा खा के दिमाग इनके खराब हो चुके हुए हैं। ऐसी उम्मीद इनसे मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईरान ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि पहले सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन को निकलेगा फिर बात करेंगे। सीज फायर उन्होंने कहा हमारी तरफ से नहीं होगा, और वो इजराइल वो अपना काम कर रहा है। और एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये जो लीडरशिप की शहादतें नजर आ रही हैं, क्यों नजर आ रही हैं? अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक योम वो जो फ़लस्तीन के लिए वो दिन मनाते हैं आखिरी जुमे को हर रमज़ान में, उस क्या कहते हैं, वहाँ पे आपको लोगों के साथ, आम लोगों के साथ आपको अली लाडीजानी साहब नजर आ रहे थे। वो उसकी तरह थोड़ी है नेतन्याहू की तरह, या तो बंकर्स में घुसे हुए हैं, यूरोप भाग जाते हैं। ये उनकी तरह डरपोक थोड़ी हैं लोग। इन्होंने कुछ और ही समझा हुआ है मुसलमानों को। ये हम इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई किसी से डरता नहीं है, स्पेशली ईरानी जो लोग हैं, ये वो जिस तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं, उनका जो माइंडसेट है, बेसिकली उनकी जो सोच है जिंदगी को लेके, वो तो इंतजार कर रहे थे। ये सब चीजें जो हुई हैं वो उनको पहले पता था कि ये हमारे साथ होना है, क्योंकि वो आम जगहों पे रहते थे। और इनका इतना कैरेक्टर मोरालिटी तो नहीं है ना कि ये देखें जी इंटरनेशनल लॉज को क्या क्या कौन फॉलो कर रहा है इस वक्त? ईरान ही कर रहा है बस, जिनका नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। यूएस कर रहा है? नहीं। इजराइल कर रहा है? वो तो बात भी नहीं करते ना, वो जिस तरह से वो बात करते हैं। और ये सुनने में आया कि ये क्या कहते हैं, ये लेबनान में जाते जा रहे हैं, इनके लोग 10 लाख लोग चले जा चुके हैं उधर लेबनान में। क्यों भाई, कैसे, क्यों, क्या, क्यों जा रहे हैं? अगर कुछ वहां पे मसला ही नहीं है तो क्यों जा रहे हैं? और वो जो वीडियो आई थी ना इसकी कॉफी शॉप वाली नेतन्याहू की, वो बाद में इसको रोस्ट करने के लिए कुछ वीडियोस हो रही जिसमें मुस्तफा खामनेई साहब भी थे, आई थिंक उसकी भी आई थी, ट्रंप की भी आ गई थी। वो इसको सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। और जो नैरेटिव ईरान का इस वक्त जा रहा है पॉजिटिव, और जिस तरह से वो चीज़ें सारी लेके चल रहा है, बहुत समझदारी से लेके चल रहा है हर तरह से। और ये जो एक और बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आप सुनते हैं ना ट्रंप के मुंह से हर दफ़ा, हमने उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया। वो उनकी स्ट्रेंथ कभी भी थी ही नहीं, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स कभी भी उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। जो तुम करना चाह रहे हो वो तुमने अभी तक किया नहीं है। खैर ये बस उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ख़त्म हों। और आई थिंक ये जो लीडरशिप के बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे ये, और मुझे लगता है कि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये चीज़ें लोगों को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये वेस्ट नहीं है, इनको ये समझना पड़ेगा। और मैं अभी कल एक स्टैट देख रहा था, ये अपनी पुरानी ये जो मुसलमानों की जंगें थी, हमेशा मुसलमान कम ही रहे हैं हर जंग में, तो इनको ये पता नहीं है हिस्ट्री। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये चीज़ें कमज़ोर नहीं करती, मजबूत करती हैं इंसान को। और शायद इसका अंदाज़ा इन लोगों को नहीं है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक हों। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन सब चीज़ों के बाद ईरान बहुत बड़ी ताकत बन के आएगा हमारे इस रीजन में। और पाकिस्तान, आप पिछले कुछ अर्से से देख रहे हैं जो पाकिस्तान की पोजीशन है, तो पाकिस्तान, ईरान इस रीजन को लीड करेंगे। और कुछ अरब भी इस चीज़ से इनसिक्योर हैं, स्पेशली ये यूएई वाले। ये इन्होंने तो हद वैसे की हुई है हर तरह से। खैर बाकी फिर आपसे बात